नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से मैं IATF की ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो ट्रेनिंग की सीरीज़ में चल रहा है कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम ROI को कैलकुलेट करते ही हैं। हम एक फ़िल्म देखने जाते हैं, 3 घंटे लगाते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं क्या एक्चुअली में वर्थ था इतना टाइम लगाना। हम कोई वेब सीरीज़ देखते हैं, सारी रात बिंज वॉचिंग करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वाकई इतना टाइम जो सारी रात हमने लगा दी, क्या वो ठीक था इसको लगाने के लिए। इनफैक्ट आज के टाइम में तो रिलेशनशिप में वैसे लगता है कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है हमेशा ही हम उसको देखते हैं, नोइंगली एंड अननोइंगली। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या होता है ROI, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए, कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या तरीका है जिससे हम ROI को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जो इसमें मिलते हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं जो इंडस्ट्री में रहते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आज के टाइम में इंडस्ट्री में फेस हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरह से हम कैलकुलेट करें ROI। तो ROI को बताने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो प्राइमरीली हम ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी हमें क्या फ़ायदा हुआ। और ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के 5 जो बहुत ही पॉपुलर तरीके हैं, उसमें पहला तरीका है क्रिक-पैट्रिक मॉडल, जो दूसरा है वो है द फिलिप्स ROI मॉडल, जो तीसरा है वो है कॉफमैन का 5 लेवल ऑफ एवेल्युएशन, जो फोर्थ है वो बात करता है एंडरसन का मॉडल, और जो 5वां है वो बात करता है समेटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कि किस तरीके से हम इस सारे काम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अगर बहुत ही आसान भाषा में बात की जाए तो सिंपल सी बात यह है कि हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए ट्रेनिंग के अंदर, और उस ट्रेनिंग से जो हमें बेनिफिट मिला वो कितना मिला इन टर्म्स ऑफ मनी, और अगर वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा था तो इसका मतलब हमारा ROI पॉजिटिव था, अगर वो उससे कम था तो हमारा ROI नेगेटिव था। ये बहुत आसान इक्वेशन है जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ROI का होता है वो ये होता है कि जो भी हमारा बिज़नेस के ओवरऑल टारगेट हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो अचीव हो रहे हैं तो वो ट्रेनिंग बहुत बढ़िया है, अगर वो अचीव नहीं हो रहे हैं तो वो ट्रेनिंग कितनी भी अच्छी है उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि ROI क्यों इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेट करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक बिज़नेस डिसीज़न होता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग डिसाइड करती है। तो अगर वो एक बिज़नेस डिसीज़न है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस बिज़नेस डिसीज़न का वो आउटपुट मिलना चाहिए। अगर हम पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो 2 की ऑब्जेक्टिव रहते हैं ROI कैलकुलेट करने के। जो पहला होता है वो होता है कि जो भी ट्रेनिंग हमने दी उससे जो नॉलेज और स्किल आनी थी क्या वो आई या नहीं आई, और जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो नॉलेज और स्किल को इम्प्लीमेंट कर पाया क्या वो आदमी, और उसको इम्प्लीमेंट करके क्या वो बेनिफिट आ पाया जिस कारण से वो ट्रेनिंग दी गई थी या नहीं दी गई थी। अगर मैं इसको IATF 16949 से लिंक करूँ तो वहाँ पर 3 बातों के बारे में बात की गई है। जो सबसे पहली बात है वो बात करता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के बारे में। जो दूसरी बात करता है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू एम्फसाइजिंग डिफेक्ट प्रिवेंशन के किस तरीके से हम डिफेक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, और जो तीसरी बात है वो किस तरीके से जो भी वेरिएशन और वेस्ट है पूरी सप्लाई चेन में उसको हम किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। जब हम कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरीली इंटेंट यह है कि जो QCD है, क्वालिटी कॉस्ट और डिलीवरी, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है। अगर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, डिलीवरी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट कंपनी के अंदर हो रही है, और वो हमें देखना है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि डिफेक्ट प्रिवेंशन की, तो हम बात करते हैं कि जो हमारा सप्लायर है उसके एंड पे क्या डिफेक्ट्स कम हुए या बंद हुए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या ऐसा हुआ, अगर हमारी कोई वारंटी आ रही थी क्या वो बंद हो गई, अगर कोई रिकॉल आया था तो क्या वो ऐसा कुछ हमने किया कि दोबारा ज़िंदगी में कभी ना आए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग बेनिफिट है। इसी तरह से जो हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन एंड वेस्ट इन द सप्लाई चेन, तो जो भी हमारा रिवर्क का टारगेट था, जो भी हमारा रिपेयर का टारगेट था, क्या वो अचीव हुआ या उससे बेटर हुए। जो नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स थी क्या वो कम हो रही हैं,
क्या वारंटी में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है, जो हमारा स्क्रैप होता था क्या उसमें कुछ फ़र्क आया, जो भी कॉस्ट टू पुअर क्वालिटी थी क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई। अगर ये सब हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वाकई बेनिफिट हो रहा है। अब अगला पॉइंट आता है कि कैसे कैलकुलेट करें ROI। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि एक बहुत सिंपल फार्मूला है कि हमने कितना पैसा या टाइम या एनर्जी स्पेंड किया एक ट्रेनिंग के लिए और उसके अगेंस्ट में हमें क्या आउटपुट मिला, और उसको अगर हम परसेंटेज बेस में करते हैं तो हमें ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है कि जो भी ROI हमने सोची थी क्या वो अचीव हुई या अचीव नहीं हुई। अब इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए हमने एक SPC की ट्रेनिंग प्लान की, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानने के लिए है कि ट्रेनिंग हमने क्यों प्लान की थी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की जो बिज़नेस गोल थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमें अपनी कंपनी के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि जो इन प्रोसेस रिजेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी। और इन प्रोसेस रिजेक्शन इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा प्रोसेस कब आउट ऑफ प्रोसेस जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, जिस कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। और उसको ठीक करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका SPC है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आज के टाइम में कंपनी के अंदर 2000 ppm है जो इंटरनल रिजेक्शन है, और उसको हमें 1000 ppm में लेके आना है। तो वो किस तरह से आएगा वो हमने डिसाइड किया SPC से आएगा। अब हमने उसी हिसाब से लोगों को आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम ट्रेनिंग देंगे और वो इस काम को ठीक से कर पाएंगे। तो सिलेक्शन सही लोगों का बहुत ज़रूरी है, और इस ट्रेनिंग से पहले उन लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम में हम 2000 ppm में हैं, ये जो ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं इसके बाद आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर ये टारगेट 2000 से 1000 पे आना चाहिए और वो स्टेबल भी रहना चाहिए। और उसी हिसाब से हम ट्रेनर का सिलेक्शन भी करेंगे जो कि इन सब बातों को समझता है और सही तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकता है। और एक बार जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसके बाद फिर हमें देखना है कि क्या वाकई जो PPM था वो कम हुआ या नहीं हुआ। अगर वो कम होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ROI पॉजिटिव था। अगर वो नहीं हुआ तो इट मीन्स कहीं कुछ प्रॉब्लम थी, उसको हमें आइडेंटिफाई करना और उसको इम्प्रूव करना। इसी तरह से अगर एक बिहेवियरल ट्रेनिंग एग्जांपल लेके चलें कि हमने कम्युनिकेशन स्किल का हमने ट्रेनिंग दिया लोगों को, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रेनिंग हमने प्लान क्यों किया। तो अगेन ये हमारे बिजनेस गोल से कहीं ना कहीं जो टॉप मैनेजमेंट का गोल है उससे लिंक होना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा मार्केट शेयर कुछ कम है, उस मार्केट शेयर को हमें बढ़ाना है। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो हमारे डिफरेंशिएटर हैं, जो हमारी खासियत है, उसको हम कस्टमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद कम्युनिकेशन स्किल की प्रॉब्लम है। तो इसलिए आइडेंटिफाई किया गया कि हमें अपने शेयर ऑफ बिजनेस को बढ़ाना है, हमें कस्टमर के साथ अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको इम्प्रूव करना है। ये 2 इंडिकेटर हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें ये ट्रेनिंग करनी है। एक बार हमें क्लियर हो गया कि आज के टाइम में हमारा शेयर ऑफ बिजनेस से 40% है, इससे हमें इंक्रीज़ करके 50% लेके जाना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल आज के टाइम में हमारा 80% है, इसको इंक्रीज़ करके हमें 90% लेके जाना है। उन 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें ये ट्रेनिंग देनी है। तो उसी हिसाब से हम सही लोगों का चयन करेंगे, सही ट्रेनर का चयन करेंगे, और जब वो ट्रेनिंग देंगे उसके बाद हम ये मॉनिटर करेंगे कि जो भी हमारा टारगेट था उसके अगेंस्ट में आने वाले 3, 6 या 12 महीने में क्या उस टारगेट को हमने अचीव किया या नहीं किया। अगर उस टारगेट को हमने अचीव किया तो इट मीन्स जो भी हमने सोचा था वो ठीक था। अगर हमने उसे अचीव नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गैप था जिसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका अगला पॉइंट आता है, वो ये पॉइंट आता है कि किस तरीके से हम सारी ट्रेनिंग्स को प्लान करें इफेक्टिवली जिससे कि हम ROI को इम्प्रूव कर सकें। तो जैसा मैं पिछले एग्जांपल में आपको SPC और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता रहा था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि क्रिकपैट्रिक मॉडल के जो 4 लेवल में है उसको अगर हम उल्टा कर लें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। एक बार अगर हमें यह क्लियर हो गया कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा कि उसको अचीव करने के लिए क्या लोगों को डिफरेंट करना है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। एक बार उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आएगा कि वो डिफरेंट करने के लिए किस तरह की नॉलेज और स्किल हमें देनी है जिससे कि वो अचीव हो सके। और एक बार उसकी क्लैरिटी हो गई तो उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि किस तरह की ट्रेनिंग हमें प्लान करनी है जिससे कि वो अचीव हो सके। और एक बार इस सीक्वेंस को हम ठीक से फॉलो करते हैं तो जो हम चाहते हैं रिजल्ट उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो ज़रूर आएगा। अब अगली बात करते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए।
तो अगेन इसको वही 3 बातों से हम लिंक करेंगे, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, रिडक्शन ऑफ वेरिएशन वेस्ट इन द सप्लाई चेन और प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट प्रिवेंशन। तो जब हम इन तीनों की बात करते हैं, इसको अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे तो सर्टेनली उससे इंप्रूवमेंट आएगी, जो कॉस्ट एफिशिएंसी है वो बेटर होगी, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका मोरल बढ़ेगा और वो रुकेंगे कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन में भी इंप्रूवमेंट आएगी, जो वेरिएशंस हैं, जो वेस्ट हैं, इन प्रोसेस रिजेक्शन है उसमें कमी आएगी, हमारी जो सेल्स है वो बेटर होगी, जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है, जो कस्टमर की रेटिंग होती है वो बेटर होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में इंप्रूवमेंट आएगी और ओवरऑल इसमें इंप्रूवमेंट आने वाली है। जो भी हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। अब इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस इन जनरल आते हैं, तो मैकिन्जे की एक स्टडी है, वो कहती है कि जनरली 50% से ज़्यादा कंपनीज तो इस बात को मॉनिटर ही नहीं करती कि हमारी ट्रेनिंग से कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो अगर हम उस बात को ही इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे तो ये ROI और उसके बाद की बातें तो मैटर नहीं करती। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इस बात को इम्पोर्टेंस दें कि कोई भी हम ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं वो हमारे बिज़नेस गोल के साथ लिंक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या उस ट्रेनिंग को देने का एक्चुअली में कुछ फ़ायदा है या वो एक पर्पस है जिसको हम किए जा रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज कि उससे होगा क्या। अब लास्ट में बात करते हैं क्या क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस आज के टाइम में हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला चैलेंज है वो तो है कि क्या हमें पता है कि हमारे क्या बिज़नेस गोल हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं और कौन सी ट्रेनिंग हम दें जिससे कि वो अचीव हो सकता है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अगर हमने उसको लिंक कर भी लिया तो जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं लोगों का कि किन को ट्रेनिंग देनी है, क्या वो सही लोग हैं जो उन ट्रेनिंग को अचीव करना चाहते हैं, या किसी को भी हम प्लान कर देते हैं क्योंकि एक सर्टन नंबर है उसको हमें फुलफ़िल करना है। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि ट्रेनिंग देने के बाद क्या एक्चुअली में हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव थे क्या वो ऑब्जेक्टिव मीट हुए, क्या उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। और जब भी हम ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं तो क्या इस बात को हम इंश्योर करते हैं कि जो भी लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं उनको क्लियर है कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है और उनको क्या अचीव करना है। क्योंकि अगर हमने उनको सही ढंग से क्लियरली कम्युनिकेट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होगा नहीं। सो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की कि ROI क्या होता है, ROI क्यों इम्पॉर्टेंट है मॉनिटर करना, कैसे ROI को मॉनिटर कर सकते हैं, क्या तरीके हैं जिससे कि ROI की इम्प्रूवमेंट हो सकती है और जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हम मिल सकते हैं, क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस इस समय जिस कारण से ये जो हम टारगेट है, जो हम ट्रेनिंग देते हैं इफेक्टिवली उतनी नहीं हो पाती। मेरा जो अगला टॉपिक है वो इसी सीरीज़ में रहेगा और वहाँ मैं बात करने वाला हूँ कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे ब्लॉग दिखेगा आपको, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग से शेयर कर सकते हैं और मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।